नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बानी क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। तो देखिएगा किसान आंदोलन क्यों हुए, क्या कारण रहे और कैसी उस समय व्यवस्था थी जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ा और वो आंदोलन का रूप ले लिया। तो देखिएगा सर्वप्रथम पूरे भारत में सामंती व्यवस्था स्थापित थी और वो थी 3 स्तर में। ठीक है, तो उस समय सामंतों और किसानों के संबंध सौहार्दपूर्ण थे, क्योंकि वो राजा सामंतों के भरोसे था और सामंत किसानों के भरोसे। तो उस समय टैक्स यानी कर भी कम लिए जाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के भरोसे रह गए और जो कर लिया जाता था वो सामंतों के भरोसे। तो सामंत अपने मन माने ढंग से किसानों से कर वसूलने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का उन पे प्रेशर था कि आपको कर जितना निश्चित किया गया है उतना देना ही देना है। तो देखिएगा पहले व्यवस्था क्या थी पूरे भारत में। तो सामंती व्यवस्था थी उस समय। सामंती व्यवस्था और त्रिस्तरीय थी। ठीक है, जिसके अंदर शासक, जमींदार और तीसरे थे किसान। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद राजा थे जो अंग्रेजों को भरोसे रह गए। ठीक है, यानी उन पे निर्भर हो गए सहायक संधि जब हुई उसके अंतर्गत। तो देखिएगा आए तो क्या हो गया, करों में वृद्धि हुई। ये तो एक कारण था। ठीक है, फिर दूसरे और भी अनेक कारण थे जिससे किसानों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और आंदोलन हुआ। तो देखिए मुख्य जो कारण था वो क्या क्या थे, तो देखेंगे हम। कृषक आंदोलन के कारण क्या क्या कारण रहे, तो देखिएगा 19वीं सदी में अंग्रेजों का शासन हुआ। तो अंग्रेजी शासन ठीक है, फिर अंग्रेजों की नीतियां, फिर राजनीतिक आंदोलन हुए। राजनीतिक आंदोलन और जागीरदारों द्वारा शोषण। जागीरदारों द्वारा शोषण, ये कुछ बातें रही जिससे किसान आंदोलन को प्रेरणा मिली और शासकों के प्रति या सामंतों के प्रति आंदोलन किए गए किसानों के द्वारा। देखिए अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी नीतियां लाई जिससे वो अधिक से अधिक धन कमा सके। तो कृषि पर भी अनेक सारी नीतियां उन्होंने रखी थी, जिससे महालवाड़ी आ गई, रैयतवाड़ी आ गई। ठीक है, काफ़ी सारी नीतियां थी जिससे किसानों का शोषण होता था। और उन्हीं के दौरान काफ़ी राजनीतिक आंदोलन हुए जिससे किसानों को प्रेरणा मिली कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और एक जमींदारों का
जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। शासक था, शासक के हस्तक्षेप के बाद भी जो जमींदार होते थे वो अपने मन माने ढंग से किसानों से कर वसूलते थे। फिर देखिएगा अपना जो मुख्य कारण है वो है अंग्रेजी जीवन शैली अपनाना। किनके द्वारा? शासक व सामंतों द्वारा। देखिए इससे कैसे कृषकों में असंतोष पैदा हुआ। तो जैसे अंग्रेज आए भारत में और राजाओं से सहायक संधि की, तो उस समय जो शासक थे वो भी अंग्रेजी जीवन शैली यानी शान शौकत से रहना शुरू कर दिया। ठीक है, अलग अलग उनकी वेशभूषा है, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें तब आने लगी इंग्लैंड से। तो उससे क्या हुआ कि कर तो वो के वो थे, ठीक है, उपज उतनी की उतनी होती है, किसानों से पैदावार भी उतनी होती है। तो हुआ क्या कि इनकी जो खर्चे बढ़ गए, क्या हो गए? खर्चे बढ़े। तो खर्चे बढ़ेंगे, इनको वहन करने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? तो पैसे आने का एक ही स्रोत था, भू राजस्व। भू राजस्व। तो शासक और सामंतों ने क्या किया? करों को बढ़ा दिया और कई प्रकार के कर किसानों पे लगा दिए और वो सारे कर किसान देने में असमर्थ थे। तो उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और कृषक आंदोलन शुरू हुए। फिर देखिएगा जो दूसरा कारण था वो था बेगार व लाग बाग। देखिएगा बेगार यानी आपको काम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन मेहनताना नहीं देंगे, आपको मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित करते थे और शारीरिक रूप से भी करते थे। तो वो तो हो जाती है बेगार। फिर देखिएगा लाग बाग होती हैं अपनी बिना इच्छा के, यानी शासकों को किसान बिना इच्छा के उपहार देते थे, यानी वो जबरदस्ती देना ही पड़ता था उन्हें। तो वो हो जाती है लाग बाग, ठीक है। इससे भी किसानों में असंतोष उत्पन्न होता है। फिर देखिएगा जो तीसरा जो कारण था वो है अंग्रेजों का प्रभाव। देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय काफ़ी सारी रियासतें थी भारत में। उसी के अनुसार जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सहायक संधियाँ की और अपनी नीतियाँ थोपने लगे, तो उनका प्रभाव भी काफ़ी हद तक किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब लगान बढ़े, किसानों की स्थिति खराब होने लगी, तो किसानों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। फिर देखिएगा चौथा जो कारण है विऔद्योगीकरण। देखिएगा विऔद्योगीकरण क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद जो भारत के कुटीर उद्योग थे और छोटे बड़े उद्योग थे वो सारे सारे नष्ट हो गए। तो नष्ट होने के बाद जब वो लोग थे, अपने पास काम रहा नहीं, तो वो सारे वहाँ से आगे सीधा कृषि पर निर्भर हो गए। एक तो कृषक थे ही बहुत सारे, और जो लोग जिनके धंधे चौपट हो गए थे वो भी आके कृषि पर निर्भर हो गए। तो किसानों की संख्या में हो गई वृद्धि। जब वृद्धि हुई तो सामंतों ने भी अपने मन माने ढंग से कर वसूलने
शुरू कर दिए। इससे भी किसानों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। फिर देखिएगा, पांचवा कारण है उपज मूल्य में गिरावट व इजाफा। उपज मूल्य में गिरावट व इजाफा। जब उपज होती थी तो उसका मूल्य भी आंकने का जो सामंत होते थे वो आंकते थे कि इसका कितना मूल्य है, तो वो सीधा ही ढेर को देखते थे और उसका मूल्य आंक देते थे। कभी कभी खड़ी फसल पर भी मूल्य आंक देते थे। अगर उस समय बारिश कम हुई, ठीक है, और उपज में गिरावट हो गई, तो धन कर तो उनको इतना का इतना ही वसूलना है। लेकिन अगर इजाफा हो गया तो भी सामंत लोग होते थे वो ज़्यादा कर वसूलते थे। फिर देखिएगा, छठा कारण है अंग्रेजों व शासकों से न्याय नहीं मिलना। अंग्रेजों व शासकों से न्याय नहीं मिलना। न्याय नहीं मिलना ये भी मुख्य कारण रहा उस समय। जब किसान सामंत अधिक कर वसूलते थे तो उनकी कुछ मांगे होती थी जो शासक या अंग्रेज अधिकारी होते थे उनके पास भेज दी जाती थी। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे और शासक होते थे वो मौन धारण करके रह जाते थे, तो किसानों को न्याय भी नहीं मिल पाता था। इस कारण भी किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो हो गए अपने कुछ कारण कि कृषक आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि किसानों का जो आंदोलन किया उसमें मुख्य ये कारण तो रहे, इसके अलावा और भी कुछ कारण थे, तो वो क्या क्या रहे देखिएगा। आगे देखते हैं हम। ओके, ठीक है सब। देखिए, राज्य के आंदोलन किसके विरुद्ध थे? तो मुख्य रूप से ये जो आंदोलन हुए वो जातिगत हम कह सकते हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष में जो जाति रहती थी उन्होंने ये आंदोलन शुरू किए थे। जातिगत भी कहते हैं इसे। फिर देखिएगा किसके विरुद्ध हुए, तो देखिएगा राजस्थान के आंदोलन लाग बाग व बेगार के विरुद्ध हुए। लाग बाग व बेगार के विरुद्ध पहले बता दिया है लाग बाग क्या है और बेगार क्या है। इससे भी किसान बहुत ही रुष्ट हो गए थे, यानी एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी उनमें। इसलिए ये राजस्थान में विद्रोह मुख्य रूप से, क्योंकि राजस्थान जितनी भी रियासतें थी वहाँ पे सब जगह लाग बाग और बेगार किसानों से ली जाती थी। ठीक है, इस कारण भी विद्रोह हुआ। फिर देखिएगा कुछ शब्द हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लाटा और कुंटा। लाटा और कुट्टा, ठीक है, ये क्या है? तो उपज पर कर आंकने की पद्धति है ये। उपज पर कर आंकने की पद्धति परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लाटा कुंटा क्या है। तो ऑप्शंस में अगर आता है उपज पर कर आंकने की
पद्धति है ये, ठीक है। फिर देखिएगा जो लाठा कुंडा यानी जो ये कर लिए जाते थे लाग बाग, इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ मिलती है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा चीगली ताम्रपत्र, चीगली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी के ताम्रपत्र में हमें अनेक प्रकार की लाग बाग की जानकारी मिलती है, की जानकारी, ठीक है। सर्वप्रथम इस ताम्रपत्र में मिलती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा चटूड, चटूड, चटूड क्या है? तो चटूड है जमींदारों से वसूला जाने वाला कर, जमींदारों से वसूला जाने वाला कर। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा खड़ला खड़, खड़ला खड़ला खड़, तो खड़ला खड़ क्या है? देखिए यह है लकड़ी पर लाग बाग, लकड़ी पर लाग बाग, यानी उस समय लकड़ी पर भी कर लगाया जाता था, यानी लकड़ी पर भी कर वसूला जाता था उस समय। फिर देखिएगा उद्रंग, उद्रंग, उद्रंग क्या है? तो उद्रंग है भूमि कर, भूमि कर। फिर देखिएगा एक है साध प्रथा, साध प्रथा, साध प्रथा क्या है? तो साध प्रथा है भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त जो मेवाड़ में प्रचलित थी, मेवाड़ में प्रचलित, ठीक है। पूछा जाए साध प्रथा क्या है? तो भूमि बंदोबस्त की एक पद्धति है, ठीक है। फिर देखिएगा अड़चट्टा, अड़चट्टा, अड़चट्टा क्या है? तो अड़चट्टा है भूमि रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड, और ये कहाँ प्रचलित था? जयपुर में। इन शब्दों का विशेषकर ध्यान रखिएगा, यहीं से काफ़ी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम जो आंदोलन, ये अपनी रूपरेखा हो गई कि क्यों आंदोलन हुए। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए और किस जगह पर हुए और कब हुए। तो देखिएगा पहला जो हमारा आंदोलन है, मुख्य रूप से इसमें से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और ये महत्वपूर्ण आंदोलन भी रहता है, और सबसे लंबा आंदोलन कहें तो भी यही है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कौन सा है। तो देखिएगा वो है बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। देखिएगा बिजोलिया पहले तो कहाँ है, ठीक है। तो बिजोलिया कहाँ है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका नाम था विजयावल्ली, विजयावल्ली, विजयावल्ली भी उस समय कहते थे इसको, और इसको ऊपर माल भी कहते थे, ऊपर माल।
देखिएगा ऊपर माल किसने बसाया, आपको पता होगा। हम पास्ट में जाते हैं, जब खानवा युद्ध हुआ, खानवा युद्ध, ठीक है, तब सांगा की मदद के लिए कौन आया था? अशोक परमार। कहाँ के थे ये? गजनेर, भरतपुर। तो खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने सांगा की मदद की थी, तो सांगा खुश होके उसको ये जो जागीर थी ऊपर माल की, ने उसको प्रदान की थी उस समय। तो यही ऊपर माल है, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना अशोक परमार करता है और यहीं पे बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत होती है। तो देखिएगा ये बिजोलिया कहाँ पड़ता है, अभी देख लो प्रेजेंट में चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ रियासत में आता था उस समय, याद रखिएगा। मेवाड़ रियासत में चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, ये सभी चित्तौड़गढ़ रियासत में आते थे। और वर्तमान में अगर कहें कि ये बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है, तो ये है भीलवाड़ा में, वर्तमान भीलवाड़ा में है। पूछा जा सकता है आपसे कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है, तो भीलवाड़ा में है। फिर देखिएगा यहाँ पर एक मुख्य रूप से एक जाति रहती थी जिसको कहते हैं धाकड़ जाति, धाकड़ जाति। तो होता क्या है, यहीं पर भी वही किसानों पे बहुत सारा कर लगा दिया जाता है, लाख बाग बहुत सारी लगा दी जाती है, तो किसानों में असंतोष उत्पन्न होता है और वही असंतोष किसान आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। फिर देखिएगा एक इसकी मुख्य जो बातें हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक तो सबसे लंबा 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला है, और कब से कब तक वो भी देख लीजिए साथ में। 1897 से 1941 तक, ठीक है। फिर देखिएगा एक ये आंदोलन कैसा था, संगठित अहिंसात्मक यानी इसमें हिंसा नहीं हुई थी, ठीक है। असहयोग असहयोग यानी सामंतों का, राजा का साथ नहीं देना। और ये राजस्थान का प्रथम आंदोलन, प्रथम कृषक कह दीजिए, किसान कह दीजिए, किसान आंदोलन। फिर देखिए ये जो आंदोलन हुआ ये 3 चरणों में हुआ है, ये भी देख लीजिए साथ में, 3 चरण। अभी हम देखेंगे अलग अलग चरणों में विभाजित करके। तो देखते हैं फिर प्रथम चरण में क्या हुआ। तो प्रथम चरण जैसे ही आपको पता है कि आंदोलन शुरू होता है, तो या तो वो सफलता प्राप्त करता है या असफलता प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे 3 चरण हैं। तो पहला चरण जो शुरू होता है उस समय स्फूर्त काल कह सकते हैं उसे,
प्रथम चरण, इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 1897 से 1915 तक। 1915 देखिएगा इसमें क्या होता है। तो ये आंदोलन शुरू कहाँ से होता है? तो सर्वप्रथम शुरू होता है गिरधारीपुर गिरधारीपुरा गांव। और कब होता है देख लीजिए 1897। ये होता क्या है, घटना होती है जब किसान यानी वहाँ पे मृत्यु भोज चल रहा होता है, तो मृत्यु भोज पर भी उस समय कर लगा दिया जाता है। तो किसान मिलके मंत्रणा करते हैं कि ये तो गलत बात है, तो इसके लिए हमें संगठित होना चाहिए। तो वही बातें और संगठित होके किसान ये जो व्यवस्था है उसके प्रति आक्रोश जताते हुए विद्रोह शुरू कर देते हैं। और शुरुआत होती है गिरधारीपुरा गांव से। देखिए इसमें दो अपने नेता चुनते हैं जो ग्रामीण होते हैं, वो उनका नाम देखिए नानजी पटेल और एक होते हैं ठाकरी पटेल। इनको किसान अपना नेता बनाकर सामंत के पास में या राजा के पास में भेजते हैं और अपनी कुछ मांगे होती हैं। तो जैसे ही ये बात सामंत को मालूम पड़ती है तो सामंत इन्हें दोनों को क्या करता है, देश निकाला दे देता है। देश निकाला दे देता है। फिर देखिएगा उसके बाद जो दूसरे नेता हैं वो भी आते हैं और इनके साथ में एक और मुख्य नेता होता है जिनका नाम है साधु सीताराम दास। ये उनकी मदद अप्रत्यक्ष रूप से करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, खुले में नहीं रहता। जब ये जाते हैं तो इनको देश निकाला, ठीक है। फिर ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और इन्हीं बीच में जो सामंत होते हैं वो अन्य कर भी जनता पे थोप देते हैं, यानी कृषकों पर थोप देते हैं। तो देखिएगा 1903 के अंतर्गत कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगा देता है। चवरी कर देखिएगा चवरी कर क्या होता है। तो चवरी कर यानी आप अगर अपनी लड़की की शादी करते हो, ठीक है, तो जो चवरी यानी अपने मांडा बांधते हैं ना, शादी होती है तब, तो उसके लिए आपको कर के रूप में 5 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। कितने? 5 रुपए कर। तो वैसे भी उस समय जब कर लगने लगा तो उस समय 4 साल तक लोगों ने लड़कियों की शादियां कराना बंद कर दिया, ठीक है। और जनता का भी क्रुद्ध हुई कि अगर शादियों पे टैक्स लगा देगा, कर लगा देगा, तो हमारा क्या होगा। तो ये क्या हुआ 1904 में, जब शादियाँ हुई नहीं तो कर मिलेगा नहीं। तो क्या हुआ 1904 में इस चवरी कर को वापस ले लिया गया, चवरी कर रद्द कर दिया, ठीक है। जब कुछ मिले ही नहीं तो क्या करें, रद्द करना ही पड़ेगा। ये हो गया चवरी कर रद्द। और इसी समय यानी सामंत कृष्ण सिंह के समय में ही 84 प्रकार के कर किसानों पे लगाए गए थे। 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे उस समय। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें। फिर देखिए
इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, तो दूसरे आएंगे भाई, एक सामंत गया तो दूसरा तो आएगा। दूसरे आए हैं अपने 1906 में, 1906 में पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। ये आते ही इन्होंने एक नया कर लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंदाई। तलवार बंदाई कर, यानी उत्तराधिकारी कर भी कह सकते हैं, उत्तराधिकारी कर, जो बड़ा ही अपमानित था। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, ठीक है, अकस्मात उनको कुछ हो जाता है तो उनकी जो संपत्ति है उस पर मेरा ही अधिकार रहेगा, ठीक है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपको ये अधिकार चाहिए तो आपको कर देना पड़ेगा। अगर कर नहीं दोगे तो आपका अधिकार उस पर नहीं है। तो इसके लिए भी किसानों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और जो आंदोलन था वो प्रगति करने लगा दोबारा। फिर देखिएगा, और ये जो कर था तलवार बंदाई, ये सभी रियासतों में चलती थी, लेकिन एक ही रियासत ऐसी थी जहाँ पर ये कर नहीं लिया जाता था, वो रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर रियासत थी, वहाँ पे ये कर नहीं लिया जाता था। प्रश्न यहीं से भी आ सकता है, तलवार बंदाई कर कहाँ से नहीं लिया जाता था, यानी किस रियासत में नहीं लिया जाता था? तो जैसलमेर रियासत में नहीं लिया जाता था। फिर देखिएगा 1914 में पृथ्वी सिंह की हो जाती है मृत्यु। पृथ्वी सिंह की मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद और उसी समय क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध ये भी शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, उस समय शासक होता है फतेह सिंह, ठीक है। वो कहता है कि आप युद्ध कर दीजिए, लेकिन किसान उस समय युद्ध कर नहीं देते हैं। और क्योंकि 84 कर तो हमारे ऊपर हैं और एक और कर चाहिए युद्ध कर, तो किसानों के पास से पैसे कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो देखिएगा उस समय युद्ध कर भी लगाया, युद्ध कर। तो क्या हो गया, कृषकों पर कर का भार बढ़ेगा ही, ज़्यादा कर लगेगा तब, ठीक है। और क्या हो गया, फिर किसानों ने कर दिया विद्रोह। तो इसमें देखिए एक घटना और घटित होती है, जब ये युद्ध कर लगाया जाता है तब एक समिति बनती है किसानों की, और अंग्रेज भी इसमें भाग लेते हैं और कहते हैं आप, ये राजा होता है फतेह सिंह, ये कहता है आप युद्ध कर दे दीजिए, आपके जो 84 कर हैं उसमें से 35 माफ़ कर लेंगे। तो किसानों ने भी सोचा कि अगर एक कर के बदले 35 कर माफ़ हो रहे हैं तो हम दे देते हैं। और जैसे ही सामंतों ने सारे के सारे युद्ध कर ले लेते हैं, तो उसके बाद जो 35 कर होते हैं उनको माफ़ नहीं किया जाता है, जिससे किसान बहुत ही ज़्यादा असंतोष उन्हें फैल जाता है और आंदोलन दोबारा से शुरू हो जाता है। देखिएगा दूसरा चरण यहीं से शुरू होता है, युद्ध कर से। तो देखिएगा आप दूसरा चरण में क्या क्या होता है और आंदोलन कहाँ तक पहुँचता है। देखिएगा इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा दूसरा चरण, तो हमारा जो बिजोलिया आंदोलन का दूसरा चरण है वो चलता है 1915 से
1923। दूसरा चरण 1915 से 1923 ईस्वी। इसमें क्या होता है, एक आपको मैंने बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से साधु सीताराम आंदोलन को प्रेरणा भी देता है और उसके अंदर सपोर्ट भी करता है। तो वही साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। इसके कहने पे या किसकी आग्रह पर, तो सीताराम दास। फिर देखिएगा यहीं पर एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पहले तो 1917 में जैसे ही ये नेतृत्व करना शुरू कर देते पथिक, तो पथिक जी एक सभा का गठन करते हैं। उसका नाम है ऊपरमाल पंचायत का गठन, और इसके अध्यक्ष बनाते हैं। कौन बनाएगा? पथिक है, तो विजय सिंह पथिक मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। मन्ना पटेल अध्यक्ष बना दिया। फिर ये जो ये जो आंदोलन चल रहा होता है, तो ये एक तो गांव में ही है, ठीक है, तो इसका कुछ प्रभाव इतना नहीं हो रहा होता। तो किसान यानी विजय सिंह जी का एक मित्र होता है गणेश शंकर विद्यार्थी, तो किसान इनको चांदी की राखी भेजते हैं। किसान इनको क्या भेजते हैं? चांदी की राखी का त्योहार आने वाला है, तो चांदी की राखी भेजते हैं। तो चांदी की राखी भेजते ही ये भावुक हो जाते हैं और अपना जो अखबार है इनका प्रताप, जो कि कहाँ से निकलता है? कानपुर से उस समय निकलता था, कानपुर से। तो ये प्रताप के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देते हैं। आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, ये काम करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका बहुत ही अहम रोल रहता है इस आंदोलन में। तो अभी ये जानकारी सब यानी पूरे भारत में फैल जाती है कि बिजोलिया नामक स्थान पे एक आंदोलन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे किसानों पे कर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाता है। और उस समय कांग्रेस भी थी, तो अधिवेशनों में भी ये विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी जाते हैं वहाँ पे। तो फिर देखिएगा ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। फिर देखिए 1920 में क्या होता है? 1920 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना देखिएगा कौन करता है? वही पथिक जी। और एक अखबार निकलता है नवीन राजस्थान।
अखबार है जो स्थानीय होता है, यानी बिजोलिया से ही ये निकालते हैं। तो इसमें बिजोलिया के बारे में आंदोलन की रूपरेखा, क्यों चलाया जा रहा है, किसानों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, तो सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद क्या होता है 1920 में, और आगे 1920 में नागपुर अधिवेशन में कौन कौन जाते हैं? विजय सिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा। ये दोनों जाते हैं यहाँ पे नागपुर अधिवेशन में। तो गांधी जी द्वारा इनको बिजोलिया आंदोलन के लिए आशीर्वाद भी मिलता है। और इसी बीच एक कमीशन बैठता है इस जांच के लिए, तो वो होता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये जो शासक होता है फतेह सिंह, ये इसको आयोग बिठाता है। लेकिन जब ये निरीक्षण करता है सारे कमीशन का, या आयोग या कमीशन कह सकते हैं आप, ठीक है, 1919 में, तो ये जांच करता है तो उसको लगता है, यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य को भी लगता है कि किसानों पे बहुत सारे कर है। तो ये शासक को कहता है कि आपने जो कर लगा दिए हैं बहुत सारे, ये किसानों पे अनावश्यक लगाए गए हैं, इनको हटा देना चाहिए। यानी इनमें जो 84 प्रकार के कर लगाए गए हैं, इनमें से 35 जो कर हैं वो फिजूल हैं, इनको हटा दिया जाए। तो गुस्सा हो जाता है और इसको हटा दिया जाता है, और इसकी जगह पे एक अधिकारी रख दिया जाता है। ठीक है, इसको कहता है किसी काम का नहीं भैया तुम, ठीक है, और कर यथावत रूप से लगे रहते हैं। उसके बाद एक समझौता होता है, देखिएगा 1922 में एक समझौता होता है। किन किन के बीच में? AGG रॉबर्ट हॉलैंड, AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड, ठीक है, इसके बीच में और किसानों के बीच में, इसको भी दया आ जाती है। और ये भी कहता है जो 84 कर लगा दिए गए हैं उनमें से 35 करों को माफ कर दिया जाए। 84 में से 35 कर माफ हो, ठीक है, ये कहता है। लेकिन जब ये बात मेवाड़ के महाराणा और सामंतों के बीच में रखी जाती है तो मेवाड़ के महाराणा और सामंत इसे अस्वीकार कर देते हैं। क्या करते हैं? शासक व सामंत इसको अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस समझौते के दौरान एक बात और भी सामने आती है कि उस समय किसान पंचायतों को मान्यता मिल जाती है। किसान पंचायतों को मान्यता, ये हो जाता है अपना द्वितीय चरण। अब देखिएगा तीसरा चरण क्या है, यानी तीसरे चरण में क्या होता है। तीसरा और ये अंतिम चरण है। तो देखिएगा आंदोलन सफल होता है या नहीं होता है, देखिए। और जहाँ तक लगता है थोड़ी बहुत भी मांगे मान ली जाती हैं किसानों की, और किसान अपने जमीन पे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे किसानों में और जो इनके नेता होते हैं उनमें मनमुटाव
हो जाता है। देखिएगा तीसरा चरण, तीसरा चरण कब से कब तक है? तो 1923 से 1947 तक, ठीक है। सॉरी, देखिएगा इसमें क्या होता है। तो उस समय 1923 से 1924 में होती है कम वर्षा होती है, लेकिन लगान तो उतने के उतने हैं, वर्षा कम हो तो भी। तो इस पे क्या होती है, एक नई भूमि व्यवस्था ट्रेच द्वारा, ट्रेच एक अधिकारी है जिसके द्वारा नई भूमि व्यवस्था लागू कर दी जाती है। तो देखिएगा ये भूमि व्यवस्था क्या थी। तो जो बारानी में कर अधिक कर देते हैं, बारानी में कर अधिक, और जो पीवल भूमि होती है वहां कर कम कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो किसानों के पास थी वो थी बारानी भूमि, ठीक है। तो कर बढ़ाने से किसान नाराज हो गए और किसान गए अपने नेता के पास, विजय सिंह पथिक के पास, और विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं और उनसे लेते हैं सलाह किसान, ठीक है। तो ये कहते हैं विजय सिंह पथिक कि आप जमीन छोड़ दो, और जब जमीन छोड़ेंगे तो सामंतों पे भार पड़ेगा तो कर कम कर देंगे, ये उनकी उम्मीद रहती है। तो ये क्या करते हैं, भूमि छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब शासक को लौटा दी जाती है। जब लौटाते हैं तो इसके आशा के अनुरूप जो रिजल्ट ना आके, ठीक है, इनके सॉरी एक बाय मिस्टेक, जो इनकी आशा थी कि कर कम कर देंगे, लेकिन जैसे ही भूमि छोड़ी वैसे ही उन्होंने जो दूसरे किसान थे, दूसरे किसानों को वो जमीन नए राजस्व व्यवस्था पर दे दी। तो किसानों के पास से जमीन गई, स्थानीय किसान थे उनके पास से। तो अब क्या हुआ कि इनका और पथिक जी का मन मुटाव हो गया, और जो उनका नेतृत्व था, यानी राजस्थान सेवा संघ था, वो छिन्न भिन्न हो गया। राजस्थान सेवा संघ छिन्न भिन्न। तो पथिक जी यहाँ से जो नेतृत्व छोड़ के चले जाते हैं बेगू, पथिक जी चले जाते हैं बेगू, और जब बेगू में आंदोलन चल रहा है, जय नारायण चौधरी, ठीक है, उनके पास जाते हैं। तो इस आंदोलन में जय नारायण चौधरी और पथिक को कर लिया जाता है गिरफ्तार। जब ये दोनों गिरफ्तार हो गए, ठीक है, सॉरी, राम नारायण चौधरी और पथिक को कर देते हैं गिरफ्तार। तो किसानों का नेतृत्व कौन करे? तो नए नेता उनके सामने आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से भूमिका रहती है माणिक्यलाल वर्मा की। तो नया नेतृत्व माणिक्यलाल
वर्मा। और इनके साथ में इनके सहयोगी और भी रहते हैं, तो देखिएगा वो है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जिसे गांधी का पांचवा पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के जो नियम थे उन्हीं के अनुरूप ये चलते थे। और एक थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। इन तीनों के नेतृत्व में आंदोलन सुचारू रूप से वापस चलने लगा। उसके बाद देखिएगा 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है टी राघवाचार्य, टी राघवाचार्य। राजस्व मंत्री हैं मोहन सिंह, राजस्व मंत्री मोहन सिंह। ये करते हैं मध्यस्थता, मध्यस्थता। और एक होते हैं रेजिडेंट, रेजिडेंट विल्किंसन, विल्किंसन। और किसान, इनके मध्य एक समझौता होता है, ठीक है, वह किसान। इनके मध्य समझौता होता है कि हम आपकी कुछ मांगों को मान लेंगे, लेकिन जो मेवाड़ हैं, जो शासक, वो कुछ शर्तें रखता है जो किसानों को माननी होगी। तो उनकी मांगे होती हैं, क्या क्या मांगे हैं? किसानों को जमीन वापस दे देते हैं, पहली बात तो किसानों को जमीन वापस, ठीक है। और फिर मेवाड़ प्रजामंडल में आप भाग नहीं लोगे, ठीक है, ये भी उनकी शर्त होती है। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल में भाग नहीं लेंगे कौन? किसान। फिर किसी भी आंदोलन में भी भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रीय स्तर का हो तो आंदोलन में भाग नहीं, आंदोलन में भाग नहीं। ये कुछ शर्तों के साथ में आंदोलन की समाप्ति होती है, ठीक है। और आंदोलन समाप्त, ये हो जाता है अपना बिजोलिया आंदोलन। मुख्य रूप से जो बातें बताई वो काफ़ी सारी फैक्ट है जो आ सकते हैं एग्जाम में, आपके आने की पूरी संभावना है। तो इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। फिर देखिएगा उसके बाद में एक और आंदोलन है, क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था तब यहाँ से विजय सिंह पथिक भी गए, ठीक है। तो जैसे जैसे जानकारी मिली कि आंदोलन शुरू हो गया है, यानी किसान आंदोलन, देखिए फिर बिजोलिया से वही आंदोलन बेगू जाता है, बेगू जाता है, यानी आंदोलन नहीं जाता, लोग जैसे ही कहते हैं ना, हवा चलती है तो हवा के साथ में बातें भी चली जाती हैं। उसी के अनुसार जब बेगू के किसानों पर भी अत्याचार होने लगे, बहुत सारे कर थोप दिए गए, तो बेगू में भी किसानों ने इन करों और बेगार लाख बाग के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम क्या हुआ वो देखिएगा, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक बेगू आते हैं और बेगू में
किसानों के सामने उनसे मिलते, बात करते और उन कुछ मांगे जागीरदार और महाराणा के पास में भेजते हैं। कुछ मांगे कहाँ भेजते हैं? शासक और जागीरदारों के पास। ठीक, जागीरदारों के पास में। लेकिन क्या हो जाता है? सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं। सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं, और क्योंकि इनकी मांगों को नहीं माना जाता, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो होता क्या है, जब मांगे नहीं मानी जाती है तब इस आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी शुभारंभ होता है। तो वो होता है मैनाल चित्तौड़गढ़ में। आंदोलन का प्रारंभ 1921 मैनाल चित्तौड़गढ़ में। मैनाल चित्तौड़गढ़ से आंदोलन शुरू होता है। और यहाँ पे देखिए, शुरू होने के बाद इसकी नेतृत्व कौन करता है? तो नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक, और इनके साथ में सहयोगी कौन है? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, ये दोनों यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और आंदोलन को गतिमान चलाए रखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक अनूप सिंह यानी सामंत होता है, सामंत, अनूप सिंह, और किसानों के मध्य एक समझौता होता है। किसानों के मध्य समझौता। इस समझौते के अनुसार क्या होता है? कुछ मांगे मान ली जाती हैं, लेकिन जब ये समझौता मेवाड़ के महाराणा के पास यानी मेवाड़ सरकार के पास जाता है तो इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया जाता है, और इस समझौते को कहते हैं बोल्शेविक समझौता। मेवाड़ सरकार क्या कहती है? मेवाड़ सरकार इस समझौते को क्या कहती है? बोल्शेविक समझौता। और इसे मानने से क्या कर देती है? इनकार कर देती है कि ये कोई समझौता नहीं माना जाएगा, यानी कर कम नहीं कर दिए जाएंगे। तो क्या होता है? अनूप सिंह को हटा देते हैं पद से बर्खास्त, और इसकी जगह पे एक अधिकारी नियुक्त करते हैं, अधिकारी नियुक्त। ठीक है। उसके बाद इसी आंदोलन में यानी बेगू आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी, रूपाजी व कृपाजी जब किसानों की सभा हो रही होती है तो वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो गोलियां चला देते हैं, और इसी के अंतर्गत रूपाजी और कृपाजी शहीद हो जाते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है और ये फिर शहीद हो गए तो इसके ऊपर एक बैठती हैं आयोग, ट्रेच आयोग बैठता है। ठीक है, जांच भी होती है, लेकिन जांच की कोई भी कहते हैं जांच की कोई वैल्यू नहीं निकलती है,
यानी उसको भी मानने से मेवाड़ सरकार इनकार कर देती है। उसके बाद जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा मई 1921 में चांदखेड़ी में किसानों से अमानुषिक व्यवहार होता है, जिससे किसान उपद्रवी हो जाते हैं और आंदोलन को एक गति मिल जाती है। इसी बीच 2 फरवरी 1922 में एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता में किसान व प्रशासन के मध्य एक समझौता होता है। ठीक है, समझौता होता है और इस समझौते के अंतर्गत लाग बाग व करों में छूट दी जाती हैं और ये आंदोलन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है अपना बेगू आंदोलन। तो नेक्स्ट जो आंदोलन है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।